क्रोकोडाइल अपने हाथों से एक तूफान बनाता है और देखते ही देखते ये तूफान बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। मिट्टी मेरी आंखों में जा रही है। इधर रेनबे सिटी के अंदर से भी ये तूफान दिखना शुरू हो जाता है। ये क्या चीज है? कैप्टन स्मोकर को ये बताना होगा। स्मोकर भी ये देख रहा होता है और समझ जाता है कि क्रोकोडाइल कर रहा है। और इधर लूफी का क्रू भी इस तूफान को देख रहा होता है और विवी समझ जाती है कि ये सब कुछ क्रोकोडाइल कर रहा है। इधर क्रोकोडाइल कहता है, ये तूफान युबा शहर जा रहा है। युबा शहर को पूरी तरह से तबाह कर देगा और वो बूढ़ा आदमी भी मर जाएगा। अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। उस बूढ़े आदमी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लूफी उस तूफान को रोकने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है। एक इंसान एक तूफान को कैसे हरा सकता है? इसका कोई फायदा नहीं है। इस तूफान को तो मैं खुद भी नहीं रोक सकता। इसके लिए तुम बहुत पछताने वाले हो क्रोकोडाइल। ये आज तक का सबसे बड़ा वाला तूफान है युबा शहर की तरफ, और युबा शहर को पूरी तरह से चकनाचूर कर देगा। जरा सोच के देखो, उस शहर में उस बूढ़े आदमी की हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। लूफी गुस्से में क्रोकोडाइल का गला पकड़ लेता है। ये सब करना बंद करो। तभी लूफी को कुछ महसूस होता है और लूफी बहुत हैरानी से क्रोकोडाइल को देखने लगता है। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? हाँ, और हम देखते हैं कि क्रोकोडाइल ने अपना हुक लूफी के पेट के अंदर घुसा दिया है और लूफी को हवा में उठा लेता है। तुम्हारी ताकत और मेरी ताकत में बहुत अंतर है बच्चे। तुम्हें ग्रैंड लैंड में कभी आना ही नहीं चाहिए था। मैं एक वॉरलॉर्ड हूँ। और इस अटैक की वजह से लूफी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और इसके पेट से खून निकलना शुरू हो जाता है। इस तरफ युबा शहर के अंदर इस बूढ़े आदमी को गड्ढा खोदते हुए बहुत सारा पानी मिल जाता है। मैं जानता था मुझे यहाँ से एक दिन पानी जरूर मिलेगा। पहले सारा बचा खुचा पानी उस छोटे बच्चे को दे दिया था। पता नहीं इस वक्त वो किस हालत में होगा। इस तरफ लूफी क्रोकोडाइल से हार चुका है। मेरा भेजा हुआ तूफान अब तक युबा शहर पहुँच गया होगा और वो बूढ़ा आदमी मरने वाला है। लूफी क्रोकोडाइल का हाथ पकड़ लेता है। अच्छा, तो तुम अभी भी जिंदा हो? हाँ। और क्रोकोडाइल लूफी को वापस से उस गड्ढे के अंदर फेंक देता है। लूफी फिसलते हुए बेजान हालत में उस गड्ढे के अंदर जाकर गिर जाता है। लूफी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। हाँ, मुझे दर्द हो रहा है। इधर ही पड़े रहो, तुम्हारी लाश मिट्टी में दब जाएगी। मुझे बाहर निकालो क्रोकोडाइल। लेकिन क्रोकोडाइल यहाँ से चला जाता है और देखते ही देखते लूफी इस गड्ढे के अंदर दब जाता है। इधर युबा शहर की तरफ ये बूढ़ा आदमी देखता है कि एक तूफान इसकी तरफ आ रहा है और इस तरफ लूफी का क्रू अलुबार्ना पैलेस की तरफ जा रहा है। जोरो उस ऊंट को अपनी तलवार के ऊपर बिठाता है और एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। जोरो भैया जी, यहाँ पे एक्सरसाइज करना जरूरी है क्या? चुप करा तुम। नामी, जोरो को अकेला छोड़ दो। लगता है इसे डर लग रहा है। क्या कहना चाहता है तू सांजी? हाँ, तुझे डर है कि लूफी क्रोकोडाइल से हार जाएगा और हमें ही उसे हराना होगा, इसलिए तू एक्सरसाइज कर रहा है जोरो। ये सुनकर नामी और जोरो के एक एक पंच पड़ जाता है सर के ऊपर। ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। अरे यार तुम चिंता मत करो, लूफी को कुछ नहीं होगा। उसने मुझसे वादा किया था कि वो अलुबार्ना पैलेस पहुंच जाएगा। इधर स्मोकर ताशिगी से कहता है, ताशिगी, सारे नेवी वालों को लेकर अलुबार्ना पैलेस चले जाओ। रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी के बीच में एक लड़ाई होने वाली है और वो स्ट्रॉ हेड वाला लूफी भी उतर ही है। पर आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ काम है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वहाँ रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी आपस में लड़ने वाले हैं, तो इसका फैसला तुम्हें ही करना होगा कि तुम्हें किसका साथ देना है। पर तुम्हें हमेशा इंसाफ का साथ देना होगा ताशिगी। और स्मोकर के जाने के बाद ताशिगी अपने सभी नेवी ऑफिसर से कहती है, तो हम अब सभी लोग अलुबार्ना पैलेस जा रहे हैं। वो स्ट्रॉ हेड भी उधर ही गया है और वहाँ पर जाकर हम उसे पकड़ लेंगे। इधर लूफी के क्रू के अंदर उसॉप अचानक से बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे भाई क्या हो गया तेरे को? उसॉप मैप खोलता है और बताता है, अरे यार हमारे रास्ते में एक नदी आने वाली है, इसे कैसे पार करेंगे? ये रेगिस्तान वाला केकड़ा है, ये पानी के अंदर नहीं तैर सकता। और तभी ये नदी इनके सामने आ जाती है। मेरे पास एक आइडिया है इसे पार करने का। ये केकड़ा इसी ऊंट का दोस्त है और ये भी बहुत ज्यादा ठरकी है। और चॉपर अपने प्लान के अकॉर्डिंग नामी की जैकेट को उतार देता है और ये देखकर ये दोनों ठरकी ऊंट और ये सांजी इसकी तारीफ करने लगते हैं। और ये केकड़ा भी नामी को इस ड्रेस में दिखता है और इसकी रफ्तार अचानक से बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये पानी के ऊपर चलने लगता है। अरे ये तो कमाल हो गया, हमने आधी नदी को पार कर लिया है। वो जमीन हमारे सामने ही है। लेकिन तभी ये केकड़ा डूब जाता है। किसी काम का नहीं है ये केकड़ा। कोई बात नहीं, हमने आधी नदी को पार कर लिया है दोस्तों। अब इसके बाद हम खुद चले जाएंगे। थैंक यू पिंसर्स, आपका शुक्रिया। ये सभी लोग इस केकड़े को छोड़कर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी इनके सामने एक बहुत बड़ी मछली आ जाती है। विवी चिल्लाकर इन सभी को बताती है, ये मछली इंसानों को खाती है। और ये सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पानी के नीचे बहुत सारे टर्टल्स आ जाते हैं और इस मछली को पीट देते हैं। ये सारे टर्टल्स इस मछली को हरा देते हैं और इन सभी को नदी पार करवा देते हैं। और लूफी का क्रू इनका शुक्रिया अदा करता है। हमने नदी को पार कर लिया है, पर हम अलुबार्ना पैलेस कैसे जाएंगे? अब तो हमारे पास वो केकड़ा भी नहीं है और अगर पैदल जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी और हमसे पहले रेबल आर्मी वहाँ पर पहुँच जाएगी। लेकिन तभी नामी देखते है कि उसके सामने से कुछ आ रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि कारू और उसके परिवार वाले हैं। कारू अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर यहाँ पर आ जाती है ताकि इन सभी को अलुबार्ना पैलेस लेकर जा सके। इधर रेनबेस सिटी के बाहर उस गड्ढे के अंदर लूफी फंसा हुआ है। लूफी का पूरा शरीर इस मिट्टी के अंदर है, बस इसका चेहरा ही बाहर है। सच में क्रोकोडाइल ने मुझे हरा दिया। वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। लूफी बाहर निकलने की कोशिश करता है पर वो मिट्टी इसके चेहरे पर भी आने लगती है और धीरे धीरे करके लूफी उस मिट्टी के अंदर दफन हो जाता है। इसके बाद हम ऑल संडे को देखते हैं जो कि यहाँ पर आ जाती है और अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके लूफी को बाहर निकालती है। लूफी बाहर आता है और जोर जोर से सांसें लेना शुरू कर देता है। लूफी मिस ऑल संडे को देखता है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मिस ऑल संडे लूफी को देखती है। शायद तुम जानते नहीं, क्रोकोडाइल बहुत ज्यादा ताकतवर है। और मिस ऑल संडे लूफी को इसकी हैट दे देती है और तभी पैल भी यहाँ पर आ जाता है। ये बंदा मरा नहीं है भाई। जब पहले ऑल संडे और पैल की लड़ाई हुई थी तो उसमें पैल की मौत नहीं हुई है। ये बंदा अभी भी जिंदा है और मिस ऑल संडे से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहती, बस इस बच्चे की जान बचा लेना। इसी बच्चे ने तुम्हारी राजकुमारी को यहाँ तक पहुँचाया है और इसने क्रोकोडाइल से फाइट भी की ताकि राजकुमारी को बचा सके। और तुम चिंता मत
करो, राजकुमारी बिल्कुल सही सलामत है और मिस ऑल संडे यहाँ से चली जाती है। अरे यार मैं उसे नहीं हरा पाया। पेल देखता है कि लूफी ने इसका हाथ पकड़ लिया है। मुझे मीट खाना है, मुझे बहुत भूख लग रही है। इधर रेबल आर्मी अलुबारना पैलेस की तरफ जा रही है। हम सभी कल तक पहुंच जाएंगे वहाँ पर, उसके बाद मैं उस राजा को छोड़ूंगा नहीं। इधर अलुबारना पैलेस के अंदर सभी सैनिकों ने तैयारी करनी शुरू कर दी है कल की जंग के लिए। अपने सारे कैनन बॉल्स और सारे हथियार बाहर निकाल लिए हैं और चाका अपने सभी सैनिकों से कहता है जितने भी शहर वाले हैं उन सभी को कह दो शहर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी की भी जान जाए। और चाका के ऑर्डर पर जितने भी अलुबारना पैलेस के लोग हैं ये सभी अलुबारना पैलेस को छोड़कर जाने लगते हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, कल यहाँ पर लड़ाई होने वाली है। और इधर अलुबारना के अंदर बारक वर्क्स के एजेंट्स ने असली वाले राजा को पकड़ कर रखा हुआ है और राजा अपने मन में सोचता है और सब कुछ चाका और पेल के हाथ में है, वही एलोबास्टा को बचा सकते हैं। इधर लूफी का क्रू अलुबारना पैलेस की तरफ बढ़ रहा है सभी बतखों के ऊपर बैठकर। और ताशिगी और सभी नेवी वाले भी अलुबारना पैलेस आ रहे हैं। और इस तरफ अलुबास्ता के नानोआना शहर में हम एक आदमी को देखते हैं। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि पोई पोई है, यानी कि ईगराम। लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा था ये बंदा मर चुका है। मिस ऑल संडे ने ईगराम को मार दिया था, पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये बंदा अभी जिंदा है और कहता है आखिरकार मैं यहाँ पर पहुँच ही गया। इधर पहले लूफी की मीट वाली बात सुनकर हैरान रह जाता है। ये बच्चा कितना ज्यादा घायल है फिर भी मीट मांग रहा है। मैं तो उस लड़की से ही हार गया था, तो ये बच्चा क्रोकोडाइल को कैसे हरा था। तभी लूफी इसका हाथ पकड़ लेता है। क्रोकोडाइल ने जो भी किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। और लूफी की ये बात सुनकर पहले हैरान रह जाता है। अब थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और कोजा रेबिलियन आर्मी से कहता है बस 30 मिनट से भी कम समय में हम अलुबारना पहुंच जाएंगे। और इधर अलुबारना के अंदर चाका भी अपने सभी सैनिकों के साथ तैयार है रेबल आर्मी का सामना करने के लिए। और इधर बारक वर्क्स के मेंबर्स भी खड़े हुए हैं रास्ते में। ये सभी अलुबारना के स्टार्टिंग पोजीशन पर खड़े हैं ताकि राजकुमारी को मार सके। हमें सिर्फ राजकुमारी को मारना है और किसी को नहीं। रेबुल आर्मी सिर्फ राजकुमारी के कहने से रुक सकती है। और ये सभी लोग देखते हैं कि 6 लोग इनकी तरफ आ रहे हैं और समझ जाते हैं कि लूफी का क्रू यहाँ पर पहुंच चुका है। लेकिन इन्हें समझ में नहीं आता कि राजकुमारी वीवी इनमें से कौन है, क्योंकि इन सभी ने अपना चेहरा छुपा रखा होता है। और तभी मिस्टर 1 एक ऑर्डर देता है इन सभी को मार दो। और मिस्टर 4 एक अजीब सी तोप बाहर निकालता है और इन सभी के ऊपर चला देता है। सभी लोग बिखर जाओ। ये सभी लोग बिखर जाते हैं और उस अटैक से बच जाते हैं। उस सॉप अपना आग वाला अटैक यूज करता है, स्पेशल अटैक 5 स्टार। लेकिन मिस्टर 1 अपने हाथ से ही उस अटैक को रोक देता है और सभी लोग 2-2 के ग्रुप्स में बंटकर यहाँ से भाग चुके हैं। ये सारे अलग अलग रास्ते से घुसने वाले हैं अलुबारना पैलेस के अंदर। इनमें से 2 लोग मेन गेट से घुसते हैं और 2 लोग पीछे के रास्ते से। और ये सभी बारक वर्क्स के एजेंट्स भी आपस में बंट जाते हैं और ये सभी लोग भी 2-2 के ग्रुप्स में बंटकर इनका पीछा करने लगते हैं। और तब ये सभी क्रू मेंबर्स भगते भगते रुक जाते हैं और ये सभी लोग अपना कपड़ा हटा देते हैं और अपना अपना चेहरा दिखाते हैं इन बारक वर्क्स के एजेंट्स को। यहाँ पर ये सभी लोग होते हैं एक्सेप्ट वीवी। वीवी यहाँ पर नहीं होती है, उसकी जगह पर ये ठरकी ऊंट यहाँ पर आ जाता है। मिस्टर 2 देखता है कि ये जिसका पीछा कर रहा था ये तो एक ऊंट और उसॉप है। और इधर मिस्टर 1 और डबल फिंगर देखती है कि यहाँ पर जोरो और नामी है। और मिस्टर 4 और मैरी क्रिसमस भी देखती है कि यहाँ पर सांजी और चॉपर है। राजकुमारी वीवी यहाँ पर नहीं है। और इधर हम वीवी को देखते हैं जो कि इन सभी के साथ नहीं आई है। वीवी इन सभी से दूर खड़ी है और इंतजार कर रही है रेबल आर्मी के आने का। और वीवी रेबल आर्मी के रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है और तभी रेबल आर्मी आ जाती है। ये बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए अलुबारना पैलेस की तरफ बढ़ रही होती है। कोजा रेबल आर्मी से चिल्लाकर कहता है अपने गुस्से को ठंडा मत होने देना। इनकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होती है। इन्हें कैसे रोकूं? वीवी अपने दोनों हाथ हवा में उठा लेती है। रुक जाओ, लेकिन इन सब का कोई भी फायदा नहीं होता है। वीवी की आवाज रेबल आर्मी तक नहीं पहुंचती। प्लीज मेरी बात सुनो। लेकिन किसी को भी वीवी की आवाज सुनाई नहीं देती है। और तभी कोजा की नजर वीवी पर पड़ जाती है। ये देखकर हैरान रह जाता है और राजकुमारी वीवी को जैसे ही देखता है तो उसके सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। पर रेबल आर्मी इससे भी नहीं रुकती है और धुएं के अंदर ही आगे बढ़ती रहती है। ये देखकर राजकुमारी वीवी बहुत ज्यादा डर जाती है। ये क्या, इतना धुआं कैसे हो गया? पक्का ये हमला रॉयल आर्मी ने किया है। और ये हमला अलुबारना पैलेस में किसी सैनिक ने किया है। चाका इन सभी पर गुस्सा करता है। बेवकूफ, मैंने अभी तुम्हें ऑर्डर नहीं दिया था हमला करने का। माफ करना बॉस, गलती से मेरा हाथ फिसल गया था, सॉरी। और हम देखते हैं कि इसके हाथ पर बारक वर्क्स का टैटू बना होता है, जिसका मतलब है कि रॉयल आर्मी के अंदर बारक वर्क्स के मेंबर्स मिले हुए हैं। और इधर धुएं के अंदर वीवी अभी भी इन सभी को रोकने की कोशिश कर रही है। और कोजा को लगता है कि ये शायद उसका वहम होगा कि उसने अभी वीवी को देखा। और कोजा राजकुमारी के बिल्कुल बगल में से निकल जाता है और राजकुमारी को नहीं देख पाता। तभी रेबल आर्मी आती है और राजकुमारी को कुचल कर चली जाती है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और चाका देखता है कि रेबल आर्मी इनकी तरफ ही आ रही है। यही हमारा मौका है, तोप चला दो। और रॉयल आर्मी रेबिलियन आर्मी के ऊपर तोप चला देती है। बहुत सारे सैनिकों पर ये तोप लग जाती है और ऑन द स्पॉट ही मर जाते हैं। और बची कुछ रेबल आर्मी अलुबारना पैलेस के अंदर घुस जाती है और इन दोनों के बीच में एक जंग शुरू हो जाती है। और इधर कारू ने राजकुमारी को ढक लिया था ताकि रेबल आर्मी इससे कुचल ना पाए। राजकुमारी सही सलामत बच जाती है, लेकिन कारू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। कारू, तुमने मुझे कवर किया, अब हम नहीं हार सकते। हमारे सारे दोस्त बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे रेबल आर्मी को रोकना ही होगा। तभी उसप यहाँ पर आ जाता है। वीवी जल्दी से इस घोड़े पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें रेबल आर्मी के पास लेकर चलता हूँ। पर कारू को कैसे लेकर चलेंगे? इसको यहीं पर छोड़ दो। ये सुनकर वीवी को यकीन नहीं होता कि उसप ऐसी बात कर सकता है, क्योंकि कारू और उसप बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसप कारू के लिए कभी ऐसा नहीं कह सकता। तो मुझे अपनी पहचान दिखाओ कि तुम असली हो। उसप अपने हाथ पर बनी उस पट्टी को दिखाता है, ये देखो मैं बिल्कुल असली हूँ। और ये देखकर राजकुमारी समझ जाती है कि उसप नकली है, क्योंकि जोरो ने कहा था कि उनकी असली पहचान इस पट्टी के अंदर है, ना कि ये पट्टी। हमारी असली पहचान इस पट्टी के अंदर है। अगर किसी को भी शक हो और अगर बोले कि पहचान दिखाओ और अगर सामने से वो इंसान पट्टी दिखा दे तो समझ जाना कि वो इंसान नकली है, क्योंकि हमें अपनी पट्टी नहीं इसके अंदर बनाई क्रॉस दिखाना होगा। और उसप हंसने लग जाता है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं असली नहीं हूँ?
और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि मिस्टर 2 है। राजकुमारी जी, अब आपको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और इस तरफ हम असली वाले उसॉप को देखते हैं। मिस्टर 2 इसे पीट कर भाग चुका है। उसने मेरा चेहरा बना लिया है सांजी और राजकुमारी विवी की तरफ जा चुका है। क्या तो मतलब कि विवी अभी खतरे में है, मुझे उनकी जान बचानी होगी। उसॉप, मैं विवी के पास जाता हूँ, तुम चॉपर के पास जाओ। चॉपर भी अभी अकेला है, वो अकेला मिस्टर 4 से फाइट कर रहा है। और ऐसा बोलकर सांजी विवी की तरफ आगे बढ़ने लगता है उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन तभी इसके सामने बारक वक्स के कुछ गुंडे आ जाते हैं। ये सभी सांजी पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सांजी इन सभी को एक ही लात में हरा कर यहाँ से भाग जाता है। मेरे पास तुमसे लड़ने का समय नहीं, मुझे विवी को बचाना होगा। और इस तरफ चॉपर अकेला लड़ रहा होता है मिस्टर 4 और मैरी क्रिसमस से। मिस मैरी क्रिसमस ने जमीन में बहुत सारे गड्ढे बना दिए हैं और उन गड्ढों के अंदर से मिस्टर 4 बाहर निकल रहा होता है। ये मोटा बाहर निकलता है अपने हाथ में एक अजीब सा बैट लेकर, और इसी बैट से ये चॉपर पर हमला करने वाला है। और इधर मिस्टर 2 विवी पर हमला कर रहा होता है। मैं तुम्हें इधर ही मार दूंगा ताकि तुम रेबल आर्मी को सच ना बता पाओ। और कारो बगल में घायल पड़ी है और ये सारी बातें सुन रही है। कारो खड़ी हो जाती है, विवी को अपने ऊपर बिठाती है और अलुबार्ना की तरफ विवी को लेकर जाने लगती है। तुम लोग मुझसे नहीं बच सकते। और मिस्टर 2 इन दोनों का पीछा करने लगता है। कारो की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। कारो चलने तक की हालत में नहीं होती है, लेकिन फिर भी विवी को अपनी पीठ के ऊपर लाद कर एलुबार्ना पैलेस की तरफ लेकर जा रही होती है। कारो सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ने लगती है। कारो, मिस्टर 2 सीढ़ियों पर हमारा पीछा कर सकता है। ये सुनकर कारो अपना रास्ता बदल लेती है और चट्टान की तरफ भागने लगती है। तुम चट्टान के ऊपर से कैसे जाओगी? कारो चट्टान के ऊपर आगे बढ़ती है, अपने नाखूनों को चट्टान के अंदर गड़ा लेती है और कारो तेजी से चट्टान के ऊपर आगे बढ़ने लगती है। मिस्टर 2 नीचे से सब कुछ देख रहा होता है। ये क्या हो रहा है? ये बतख चट्टान पर कैसे चढ़ रही है? हाँ? कारो, तुमने तो कमाल कर दिया। कारो चट्टान को बस पार करने ही वाली होती है कि तभी इसकी ग्रिप छूटने लगती है और कारो नीचे गिरने लगती है। मिस्टर 2 ये देखकर हंसने लगता है। इससे कुछ फायदा नहीं, बतखें उड़ नहीं सकती। कारो अपने पंख फड़फड़ा रही होती है और इसे अपने दोस्तों की याद आती है कि कैसे ये सभी लोग हार नहीं मानते। कारो हिम्मत करती है और थोड़ा सा धक्का लगाकर उस चट्टान को पकड़ लेती है। ये देखकर मिस्टर 2 हैरान रह जाता है। क्या ये इसने कैसे किया? कारो, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मिस्टर 2 हमारे पीछे नहीं आ सका। लेकिन तब ये मिस्टर 2 चट्टान के ऊपर भी चढ़ने लगता है। ये देखकर ये दोनों हैरान रह जाते हैं। मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, समझे? कारो पूरी तरह से ऊपर चढ़ जाती है और विवी एलुबार्ना पैलेस पहुंच जाती है। पर देखते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी फाइट शुरू हो चुकी है। दोनों आर्मीज आपस में फाइट कर रही हैं। ये देखकर विवी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मुझे ये रोकना होगा। कारो, क्या तुम तैयार हो? मुझे चाका के पास लेकर जाओ। कारो भागने लगती है, लेकिन तभी मिस्टर 2 पीछे से आ जाता है। लेकिन फिर भी कारो रुकती नहीं है और तभी कारो के ऊपर कोई गोली चला देता है। ये किसने किया? और कारो नीचे गिरने लगती है, लेकिन कारो खुद को संभालती है, उठती है और आगे बढ़ने लगती है। इसके पैरों से खून आ रहा होता है क्योंकि इसकी गोली लगी है। कारो थोड़ी देर तक भागती है, लेकिन थोड़ी आगे जाकर गिर जाती है और विवी भी नीचे जमीन पर गिर जाती है। कारो, क्या तुम ठीक हो? कारो नीचे गिर जाती है जमीन पर और इसे कारो के साथ बिताए हुए अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं। कारो राजकुमारी विवी को यहाँ से भागने के लिए कहती है क्योंकि मिस्टर 2 पीछे से आ रहा है। कारो की इस हालत को देखकर विवी रोने लगती है और कारो भी रोते रोते कह रही होती है, यहाँ से भाग जाओ। मिस्टर 2 यहाँ पर पहुंच जाता है और कहता है, अब तुम नहीं बच पाओगे। और तभी कारो हेल्प के लिए चिल्लाती है और तभी इसके परिवार वाले यहाँ पर आ जाते हैं और मिस्टर 2 पर हमला कर देते हैं और मिस्टर 2 दूर जाकर गिरता है। और तभी सांजी भी यहाँ पर पहुंच जाता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया कारो, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। कारो के फैमिली मेंबर्स इसे उठाकर ले जाते हैं इसका इलाज करने के लिए और विवी भी यहाँ से भाग जाती है। मिस्टर 2 सांजी पर बहुत गुस्सा करता है। तुम्हारी वजह से वो भाग गई। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे लड़। और इन दोनों के बीच में एक खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। लगता है तू उन्हीं स्ट्रॉ हेड्स वालों के साथ है। हाँ, मेरा नाम सांजी है और मैं समुद्र का सबसे बेहतरीन कुक हूँ। अगर तू एक कुक है तो उस स्ट्रॉ हेड वाले का साथ क्यों दे रहा है? हाँ, तुझे तो सिर्फ खाना बनाना होता है। मैं कुक के साथ एक पायरेट भी हूँ। इधर जोरो और नामी मिस्टर 1 और डबल फिंगर के सामने खड़े हैं। जोरो, इन दोनों की चटनी बना दो। चुप हो जाओ और जाकर कहीं पर छुप जाओ। जोरो अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन मिस्टर 1 और डबल फिंगर जोरो को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगते हैं। कहाँ जा रहे हो? हमारा एक रूल है, हम सबसे पहले कमजोरों पर हमला करते हैं, उसके बाद ताकतवर से निपटते हैं। अरे यार, मुझे लड़ना नहीं आता, जोरो से फाइट कर लो। अरे भाई। और नामी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगती है और इस तरफ उसॉप सांजी के कहने पर चॉपर के पास आ जाता है और देखता है कि चॉपर घायल पड़ा है। चॉपर, क्या तुम ठीक हो? उसॉप को यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। मिस मैरी क्रिसमस और वो बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। अरे तुम क्या बात कर रहे हो? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लेकिन तभी चॉपर उसॉप को वही गड्ढे दिखाता है और तभी एक और गड्ढा बनने लगता है। ये क्या है? ये गड्ढा अपने आप कैसे बन रहा है? नहीं, मैरी क्रिसमस के पास एक गड्ढा करने वाला डेविल फ्रूट है और वो एक मोल वुमन है और वो एक मोल की तरह जमीन में गड्ढा कर जा सकती है कहीं भी। और तभी मिस्टर 4 एक बॉल मारता है चॉपर की तरफ और चॉपर और उसॉप के साइड में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ये दोनों उस धमाके से बच जाते हैं। मिस मैरी क्रिसमस और मिस्टर 4 आपस में मिलकर काम करते हैं। मैरी क्रिसमस गड्ढे बनाती है और मिस्टर 4 उन गड्ढों में छुपा रहता है और वक्त आने पर हमारे ऊपर एक बॉल फेंक देता है। और तभी इनके सामने एक डॉगी आ जाता है। उसे देखकर ये दोनों डर जाते हैं। ये कुत्ता चीखता है और इसके मुंह से एक बॉल निकलती है। चॉपर और उसॉप यहाँ से भाग जाते हैं और इस हमले से बच जाते हैं। लेकिन तभी मिस्टर 4 एक बेसबॉल बैट का यूज करके इस बॉल को मारता है और ये बॉल सीधा उसॉप पर जाकर फट जाती है। चॉपर देखता है कि ये बॉल उसॉप के लग चुकी है। उसॉप, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। बॉल मेरे साइड में फटी है, अगर मेरे ऊपर फटती तो मैं मर जाता। चॉपर, ये बॉल बिल्कुल एक टाइम
बॉम्ब की तरह है, अगर हमारे ऊपर फटी तो हम मर जाएंगे। तभी मिस्टर फोर और मैरी क्रिसमस बाहर आ जाते हैं। अच्छा तो यही है वो। हाँ, उसप इन दोनों को दिखता है और बेहोश होने की एक्टिंग करना शुरू कर देता है। साले तू मुझे बचाने आया था, मैं अकेला इनका सामना कैसे करूंगा? तो एक मॉन्स्टर है और मैं एक इंसान, समझा? तो ये कर सकता है। तभी मिस्टर फोर अपने कुत्ते को अपने पास बुलाता है। अब इन्हें मारने का समय आ चुका है, चलो अटैक की तैयारी करते हैं। मैरी क्रिसमस एक अजीब सा फॉर्म ले लेती है और जमीन के अंदर गड्ढा करके उस गड्ढे के अंदर घुस जाती है। मेरे पास भी मेरा एक खास अटैक है। और उसप मैदान जंग छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। साले उसाप भाग गया तू, गद्दारी कर बे। और तब ये डॉगी उसप पर हमला कर देता है अपनी बॉल का यूज करके। उसाप संभल कर। लेकिन उसप पीछे मुड़कर नहीं देखता और भागता रहता है। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि ये बॉल इसके बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है और इस पर फटने वाली है और अब उसप के बचने का कोई चांस नहीं है। और इस सीरीज का 11th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। एंड सॉरी गाइज, ठंड की वजह से पिछले कुछ दिन से मेरा गला खराब हो चुका था, इसलिए वीडियो डालने में थोड़ी सी देरी हो गई। और गाइज वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना यार, 700 की करवा दो भाई जल्दी से। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।